लास्ट क्लास में आप लोगों को ग्रेविटेशनल फील्ड बताया था। यस सर। ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट मास बताया था। यस सर। ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग बताया था। यस सर। और डिस्क शायद नहीं बताया था। नो नो सर। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, पिछली क्लास में भी बोला था, मैं डेरिवेशन वगैरह कर रहा हूँ, बट आप लोगों को फाइनली फॉर्मूला याद करना है। लेकिन हाँ, ये भी सही है कि डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अगर नहीं पूछे जाएंगे तो ये सब डेरिवेशन ही काम देगा। छोटे छोटे क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन भी करा के बताया था। तो डेरिवेशन में करने में जो दिमाग लगाया जाता है उसको समझना जरूरी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो ग्रेविटेशनल फील्ड at a point on the axis of uniform circular disk। रिंग का फॉर्मूला है आपके पास। यस सर। रिंग का फॉर्मूला लास्ट क्लास में डिराइव किया था। तो मैं आपको रिंग का फॉर्मूला यूज करके डिस्क कैसे करते हैं जस्ट दिखा देता हूँ। तो ये डिस्क है आपका। ये डिस्क का एक्सिस है। ये डिस्क का रेडियस है आर। इस एक्सिस पर यहाँ कोई पॉइंट पी है जहां पर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। और मास थ्रू आउट द सरफेस एरिया है डिस्क के, है ना? बोलिए। यस सर। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर स्मॉल आर डिस्टेंस पर डी आर थिकनेस का एक रिंग ले लें, तो इस रिंग के कारण इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है ये पता चल जाएगा। ये तो फॉर्मूला है रिंग का, बोलिए। यस सर। और इसी को इंटीग्रेट कर देना है 0 से कैपिटल आर तक, तो पूरा मिल जाएगा। यस सर। एक बार कोशिश कीजिए। रिंग का टोटल मास m समझ लीजिए, रेडियस r है दिया हुआ, कैपिटल R। तो जैसा मैंने आपको बताया, स्मॉल r डिस्टेंस पर dr वेट का एक रिंग ले लीजिए। रिंग का फॉर्मूला मालूम है, वो लिख लीजिए। फिर उसको देखिए इंटीग्रेट करके 0 से कैपिटल R तक आपको डिस्क मिल जाएगा। कोशिश कीजिए एक बार।
आया कुछ? थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी स्टार्टिंग का तो ठीक है, देखो, जो डीएम होगा वो मास पर यूनिट एरिया होगा इंटू डीए, मास पर यूनिट एरिया m अपॉन पाई आर स्क्वायर, एंड dA इज 2 पाई स्मॉल r dr। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो। मास तक कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। अब इस मास के कारण पॉइंट P पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? फॉर्मूला देखो, पिछली क्लास में डिराइव किया था। जल्दी। r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल रेज टू 3/2। और इस पर्टिकुलर केस में इसका डायरेक्शन किधर होगा? होगा माइनस आई कैप में। यस सर। तो अब इस डीएम को तो सबका माइनस आई कैप में होगा, तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो दोनों ओर इंटीग्रेट कर देंगे। तो ई हो जाएगा G इंटू 2 कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, इधर हो गया X, और इधर हो जाएगा, देखना कोई टर्म छूटेगा तो मुझे बताना, स्मॉल r dr, और नीचे हो जाएगा स्मॉल r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2 का इंटीग्रल फ्रॉम r इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल R। कोई टर्म छूटा? नहीं। अब इस इंटीग्रेशन में मान लो अगर थोड़ी दिक्कत हो रही है तो ऐसा समझ लो, लेट z इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ से dz इज इक्वल टू 2r dr, ऐसा होगा। बोलिए। यस सर। तो ये जो इंटीग्रेशन का पार्ट है इसको हम लिख देते हैं 1/2, इधर dz और इधर z टू द पावर 3/2 लिख सकते हैं। यस सर। z टू द पावर 3/2, इसको इंटीग्रेट अब कर सकते हैं। बोलिए 3/2 -1, 3/2 +1, नहीं सॉरी -3, -3/2 +1 कितना होगा? -1/2। तो z टू द पावर -1/2 अपॉन -1/2 ऐसा होगा। होगा।
Yes. -1/√z ऐसा होगा, दैट इज -1/√r² प्लस x², ऐसा होगा इंटीग्रेशन। Yes, sir. तो ये अगर इंटीग्रेशन होगा तो फाइनली इस ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू हो गई 2gmx/r², और यहाँ इंटीग्रेशन की जगह -1/√r² प्लस x², लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कैपिटल R, ऐसा लिखेंगे। Yes, sir. तो ये फिर हो जाएगा 2gmx/r² माइनस आर पुट करोगे, सॉरी आर पुट करोगे तो -1/√R² प्लस x², 0 पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस 1/x, ऐसा होगा। तो फाइनली आंसर बोल दो, एज अ फॉर्मूला बोल दो, आपको याद रखना है 2gmx/r² 1/x -1/√R² प्लस x²। ये आपका ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला हो गया इन केस ऑफ यूनिफॉर्म डेप्थ। बट मैं फिर बोलूंगा, इस फॉर्मूले से ज्यादा इम्पोर्टेंट इसका डेरिवेशन है, ठीक है। Yes, sir. तो एक बार मास का बताओ। हाँ बोलो, क्या बताओ। सो वो पायर स्क्वायर को आपने डिफरेंशिएट किया है ना वहाँ पे, कहाँ डिफ्रेंशिएट किया πr² को बेटा। सो वो 2 पायर dr। वो जो रिंग है ब्लू कलर का, उसका लेंथ 2πr होगा, स्मॉल r, और चौड़ाई dr होगी। तो उस रिंग को कट करोगे तो रेक्टेंगल बनेगा जिसका लेंथ 2πr है और विड्थ dr है, तो एरिया हो गया 2πr dr। अच्छा सर, लेंथ इनटू ब्रेथ किया थे आपने। हाँ, एरिया वही होता है ना। सर ने मुझे लगा वो सर्कुलर है। हाँ वो सर्कुलर ही है, बट सर्कुलर में जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया कहाँ से निकालोगे। तो पायर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं। πr² का डिफरेंशिएशन करके भी कर सकते हो, बिल्कुल वो भी तरीका है। बट मैंने 2πr मतलब उस सर्कल का पेरीमीटर और मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, वो उसका एरिया हो गया जो ब्लू कलर का शेडेड पार्ट है। हाँ सर वो भी है, पायर स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स है ना सर। दोनों दोनों सही है।
आगे बढ़ूं? यस लिख लिया सबने? यस ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इसको बोलते हैं शेल थ्योरम। अगेन कोई थ्योरम ये नहीं है, बहुत बड़ा मैथमेटिक्स है, इसको प्रूव किया जा सकता है। आप लोगों को करूंगा नहीं क्योंकि जबरदस्ती इतना इंटीग्रेशन का कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग जैसे कि बुक में दिया रहता है थ्योरम के नाम पर, वैसे ही इसको डाइजेस्ट कर लीजिए। शेल थ्योरम लिखना बिल्कुल मत, ध्यान से समझो। ये समझ लोगे तो फिर ग्रेविटेशन में आगे ये और इसका एप्लीकेशन बहुत आसानी होगी। शेल समझते हो क्या होता है? यस क्या होता है? सर कोई बोलो। थिकनेस वाला और हाँ, हॉलो स्फीयर कोई हॉलो थिकनेस वाला। स्फीयर, बस बस इतना समझना जरूरी है, कोई ब्यूटीफुल डेफिनेशन नहीं चाहिए मुझे। हॉलो स्फीयर, शेल मतलब हॉलो स्फीयर, ठीक है। तो अगर कोई एक शेल है, तो मास इसके मतलब हॉलो स्फीयर है शेल, मतलब समझ लीजिए हॉलो स्फीयर है। क्योंकि ये देखने से रिंग भी लगता है तो इसीलिए मुझे लिखना पड़ेगा। शेल बोले तो हॉलो स्फीयर। तो शेल थ्योरम कहता है कि किसी भी सेल के इनसाइड पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा जीरो होता है। जैसे ये अगर सेल है जिसका मास m है और रेडियस r है, कोई पॉइंट P यहाँ है जिसका डिस्टेंस मान लो सेंटर से x है। तो शेल थ्योरम के हिसाब से किसी भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी पॉइंट जो सेल के अंदर है, वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होता है। और अगर पॉइंट सेल के बाहर है तो वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड उतना ही होता है जितना कि अगर हम सेल को एक पॉइंट मास से रिप्लेस करके उसके सेंटर में रख दें। समझे? सर एक बार वापस बोलो। लिखता हूं। सो अकॉर्डिंग टू शेल थ्योरम, फर्स्ट पॉइंट, gravitational field at a point inside a cell is always zero। ठीक है, तो E is equal to 0 if x is less than r। और दूसरा पॉइंट है
gravitational field at a point outside a cell is same as equivalent point mass placed at center. So E is equal to Gm upon x square if x is greater equal to r. समझे? यस सर। तो इसको कॉपी कर लो, फिर इसको अप्लाई करते हैं, देखते हैं। सर मतलब शेल के सेंटर पे भी जीरो होगा क्या हाँ फील्ड? होगा। सर तो मतलब फिर इधर इज सेम एज इक्विवेलेंट पॉइंट मास प्लेस्ड एट सेंटर, तो फिर वो तो जीरो होना चाहिए ना? नहीं नहीं, बट वो सेंटर वाला पॉइंट तो रेडियस के अंदर इनसाइड द सेल आ गया ना। एक्स ग्रेटर लेस देन आर पर रूल 1 वैलिड है, एक्स ग्रेटर इक्वल टू आर पर रूल 2 वैलिड है। और तुम क्या कर रहे हो, एक्स लेस देन आर में रूल 1 लगाने की कोशिश कर रहे हो, रूल 2 लगाने की कोशिश कर रहे हो, ओके सर। है ना? यस सर। कॉपी कर लीजिए।
डन सर। लिख लिया सबने? आगे बढ़ूं? Yes, sir. अच्छा, तो ये सेल थ्योरम इटसेल्फ हो गया आपका ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर की कहानी। हो Yes, गया। sir. अब देखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि एक बार सॉलिड स्फीयर सीख लेंगे तो हम लोगों को अर्थ का हो जाएगा, फिर अर्थ की ग्रेविटी पे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अर्थ का शेप मोस्ट सिंप्लीफाइड वैसे तो है नहीं, सर्कुलर स्फेरिकल शेप ही है। तो एक बार सॉलिड स्फीयर के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड सीख लिया तो फिर उसके बाद हम लोग अर्थ की ग्रेविटी पढ़ने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू सॉलिड स्फीयर ध्यान से देखना सब लोग, बहुत आसान है, केवल शेल थ्योरम को सही से यूज करना है और कुछ नहीं। तो ये आपका सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर का मतलब ये हुआ कि मास थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड है, और मास थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड अगर है तो इसका मास m है, इसका रेडियस r है, ये सेंटर O है। तो पॉइंट P मान लो यहाँ है, यहाँ से x डिस्टेंस पर। तो पॉइंट P इस स्फीयर के बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, दोनों हो सकता है ना, दोनों हो सकता है। Yes. आवाज आ रही है? Yes, sir. तो ये केस 1, इफ पॉइंट लाइज आउटसाइड द स्फीयर। तो जल्दी से इसको कॉपी करो, और कॉपी करते करते वक्त ही सोचो, क्योंकि ओरली बता सकते हैं। कॉपी करते करते वक्त सोचो, समझ आ गया तो ठीक, लॉजिक के साथ, नहीं तो बताता हूँ ओरली है, कुछ लिखने की जरूरत इसमें है नहीं।
बोलो, किसी को कुछ आइडिया आया? लिखा सबने? Yes, sir. कुछ आइडिया आया? देखो बेटा, सॉलिड स्फीयर क्या होगा? छोटे छोटे सेल से मिलके बना होगा। यस सर। तो हर सेल के लिए ये पॉइंट पी तो एक्सटर्नल पॉइंट ही है ना। यस सर। तो सबके लिए पॉइंट मास वाला ही फॉर्मूला रहेगा। बोलो बेटा। यस सर। जी एक सब कांस्टेंट है। इस सेल के लिए इट इज इक्विवेलेंट टू इस सेल का पॉइंट मास जो यहाँ पर है, दूसरे सेल का पॉइंट मास जो वहीं पर है, तीसरे सेल का पॉइंट मास जो वहीं पर है। तो सबका सम करेंगे तो टोटल पॉइंट मास जो वहीं पर है। यस सर। आउटसाइड पॉइंट के लिए यही हो जाएगा। बोलो। सर Yes, लेकिन sir. सारे जेल का मास अलग अलग होगा। हाँ बट सबका ऐड होगा तो टोटल मास ही तो होना है। यस सर। यस। कोई डाउट? नो सर। पक्का? Yes, sir. वो तो दोबारा ही बना देता हूँ, बेकार कॉपी किया। केस 2, अगर पॉइंट इनसाइड लाई करे, इफ पॉइंट lies inside solid sphere। जानबूझ के थोड़ा बड़ा बना रहा हूं क्योंकि मुझे इनसाइड पॉइंट दिखाना जरूरी है। तो ये आपका सॉलिड स्फीयर है जिसमें मास थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये सॉलिड स्फीयर का सेंटर है और आपको ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पर निकालना है पॉइंट की पर। ये हो गई x की वैल्यू, इसका रेडियस r है ना। सो टेक्निकली हम लोग लिखेंगे दैट इज x इज लेस देन r। ठीक है, टोटल Yes. मास m है। इसको कॉपी करो और जरा सोचो कि कैसे करेंगे। या रुको, मैं हिंट दे ही देता हूँ। इसमें क्या होगा, ऐसा ऐसा स्फीयर होगा, ऐसा ऐसा स्फेरिकल सेल। यस सर। तो जो स्फेरिकल सेल का रेडियस x से छोटा है उसके लिए ये आउटसाइड पॉइंट की तरफ बिहेव करेगा। यस सर। और जितना x से ज्यादा है उसके लिए इनसाइड पॉइंट की तरफ बिहेव करेगा। Yes, sir. और इनसाइड का 0 होता है। हाँ सर। तो x तक जितने स्फीयर हैं सबके लिए आउटसाइड है, तो उस सब को ऐड करते जाएंगे तो हमारा काम चलेगा। यस सर। थोड़ा कोशिश कीजिए। तो फिर से रिपीट कर सकते। मैंने बोला पॉइंट P तक है, जहां तक है वहां तक के रेडियस का छोटा छोटा स्फेरिकल सेल बनाते जाएंगे तो वहां तक के लिए ये आउटसाइड पॉइंट होगा। हाँ
और पॉइंट पी के बाहर जितने स्फेरिकल सेल लाई करते हैं उसके लिए इनसाइड पॉइंट होगा, और सेल थ्योरम से इनसाइड पॉइंट के पर फील्ड 0 होता है। तो पॉइंट पी के आगे वाले रेडियस तक का जितना स्फेरिकल सेल है सबकी वजह से 0 होगा, और पॉइंट पी के इनसाइड जितना स्फेरिकल सेल दिख रहा है सबकी वजह से जो होगा उसी को ऐड कर देना है। यस सर। अच्छा, कॉपी करो, लिखो, लिखते लिखते थोड़ा सोचो, क्योंकि ये थिंकिंग प्रोसेस डेवलप कराना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला देने से। फॉर्मूला तो नहीं दूंगा मैं, आ ही जाएगा। थोड़ा सा कोशिश कीजिए कैलकुलेट करने की।
बोलो, कुछ समझे? सर एक सर। चलिए मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं, देखना ध्यान से। अगर मैं ऐसे लिखूं, सब इधर देखना, E इज इक्वल टू जी, लिखने की जरूरत नहीं है, dm अपॉन स्मॉल r स्क्वायर फ्रॉम r इज इक्वल टू 0 टू x। तो हमारा काम हो जाएगा, है ना? यस। क्योंकि पॉइंट P जो कि x डिस्टेंस पर है, मतलब मैंने क्या किया, यहाँ से r डिस्टेंस पर dr थिकनेस का एक छोटा सा स्फेरिकल सेल लिया। तो इस स्फेरिकल सेल के लिए पॉइंट P आउटसाइड पॉइंट है, तो पॉइंट मास का फॉर्मूला लिख दिया। ऐसा ऐसा स्फेरिकल सेल 0 से लेकर x तक इंटीग्रेट कर देंगे तो इसके अंदर का सारा स्फेरिकल सेल कवर हो जाएगा। Yes, sir. कैलकुलेशन आते हैं, बट ये स्टेप समझ आया कि नहीं? हाँ सर। अच्छा, तो जो dm होगा वो क्या होगा, डेंसिटी इंटू dv। डेंसिटी क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। सो 4/3 पाई r क्यूब होगा, बोलिए। और ये वॉल्यूम क्या होगा, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर dr। एक स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम 4 पाई r स्क्वायर, सरफेस एरिया, और उसके ऊपर dx थिकनेस की एक परत है, लेयर है dr थिकनेस की। सो 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr, उसका वॉल्यूम हुआ। यस सर। पक्का? यस सर। तो dm मुझे मिल गया 3m अपॉन कैपिटल R क्यूब इंटू स्मॉल r स्क्वायर dr। अब इस dm को यहां से उठाकर इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें और इंटीग्रेट करने की कोशिश करें। सो g स्मॉल r स्क्वायर dm 3m अपॉन कैपिटल R क्यूब इंटू स्मॉल r स्क्वायर dr हुआ। g बाई r स्क्वायर dm हो गया। r इज इक्वल टू 0 टू x, ये r स्क्वायर कैंसिल हुआ, बोलिए। यस। Yes, sir. तो ये एक्सप्रेशन आपका होगा 3gmx अपॉन r क्यूब, यही फाइनली आएगा। यस सर। सोच लो, कुछ गलत है कहीं, तो थोड़ा मिस्टेक हुआ है। कहीं मिस्टेक हुआ है, देखो तो क्या छूट गया। 3 यहाँ पर है, ये पॉइंट मार्क पे gm बाई आर स्क्वायर, ये सही है। तो g बाई आर स्क्वायर रखा और dm को लिखा 3m बाई आर क्यूब r स्क्वायर dr। सर डीवी भी ठीक है। सर वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होगा, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हाँ, तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा।
सर 12 पाई आर स्क्वायर होगा ना, क्या बेटा? 4 पाई आर, सॉरी ओए रुको, तुम लोग जबरदस्ती, एक मिनट रुको, हो सकता है कोई गलती ना हो, क्योंकि दिक्कत नहीं रहा, एक साथ मुझे करने दो। मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, 3 ऊपर गया, डीवी में 4 पाई आर स्क्वायर डी स्क्वायर आया, तो डीएम लिख दिया मैंने। नाउ इस पॉइंट मास का यहाँ पर हो गया जी डी एम बाई, गलती मिल गई मुझे, तुम लोगों को नहीं मिला। यहाँ ये आर क्यों होगा, ये तो डिस्टेंस एक्स है ना, ये एक्स स्क्वायर होगा। यस समझे? ये एक्स स्क्वायर होगा ना, जी एम बाई एक्स स्क्वायर, एक्स डिस्टेंस है ना पॉइंट पी का। Yes, sir. समझे सब लोग? हाँ सर. तो अब ये इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये हो गया मेरा 3gm अपॉन एक्स स्क्वायर आर क्यूब, ये बाहर आ गया, इंटीग्रल स्मॉल आर स्क्वायर डी आर 0 to x, ऐसा होगा। तो 3gm अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर क्यूब बाई 3, तो ये एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, Yes, sir. ये एक्स बचेगा। सो फाइनली ई मुझे मिल गया जी एम एक्स अपॉन आर क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? फाइनली लिखेंगे बाद में, मैं लिखाता हूँ। ये तो आपको समझना जरूरी है क्योंकि इससे दिमाग बढ़ता है। बट मोरल ऑफ द स्टोरी इन दोनों रिजल्ट का ये है कि E इज इक्वल टू जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू आर, है ना? एंड E इज इक्वल टू जी एम एक्स अपॉन आर क्यूब if x is less than equal to r। मोरल ऑफ द स्टोरी यही हुआ ना, फॉर्मूला यस सर सॉलिड स्फीयर के लिए, ये आपको याद करना है। एक बार ग्राफ देखो इसका, यहाँ पर अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड रखते हैं और यहाँ पर पोजीशन x रखते हैं, तो 0 से r तक में फील्ड x के प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा x इज इक्वल टू r तक, और उसके बाद एक्स स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उसके बाद आपका ऐसा होगा। समझ आया? Yes. तो फाइनली नोट के नीचे जितना लिखा हूं वो आपको याद रहना चाहिए, और नोट के ऊपर जितना लिखा हूं ये आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर करने में आसानी होगी, जरूरी है करना, इसके लिए उसका डेरिवेशन है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। सर वो x लेस देन इक्वल टू आएगा और लेस देन आ रहेगा ना, लेस देन इक्वल टू नहीं आएगा।
जिसने बोला उसको देख पर ध्यान से देखो, इक्वल टू मैंने चुपके से इसलिए लगा दिया कि इक्वल टू आर पुट करोगे तो ऊपर और दोनों का इक्वेशन सेम आ जाएगा ना। इक्वल टू आर पर दोनों फॉर्मूला से सेम आंसर आएगा, यस सर। है ना। तो आप लोगों को नहीं पढ़ना है, मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में इसको कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। तो ऊपर नीचे दोनों इक्वल टू होगा, ठीक है। ओके, यस सर। कर देंगे सब। लिख लिया सबने? यस सर। आगे बढ़ो।
Yes. ग्रेविटी का नाम सुना है? यस यस सर। तो ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में क्या फर्क है? बोलो, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन इन दोनों में क्या फर्क है? बोलिए। The phenomena of gravitational field associated with Earth, एक ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं, मतलब जो जैसे ग्रेविटेशन पढ़े हैं ना, तो ग्रेविटेशन अगर अर्थ की वजह से हो तो ग्रेविटी कहते हैं, सिंपल एज इट। आई बात समझ में? यस तो ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ को हम लोग ग्रेविटी कहते हैं। चलो जरा सा 2 मिनट ध्यान से समझो। थोड़ा सा आपका, सपोज ये अर्थ है, अब अर्थ तो इतना छोटा होता नहीं है, सामने है, ये हो गया अर्थ भाई साहब का एक्सिस, ये हो गया अर्थ का सेंटर, ये हो गया अर्थ का एरो वाला था, बिना एरो वाला, ये हो गया अर्थ का रेडियस, हो गया। अर्थ ऑलमोस्ट सॉलिड स्फीयर है, बोलो भाई। यस सर अब समझो कोई एक मास यहाँ पर है, हम लोग जैसे खड़े रहते हैं ना, कोई एक मास यहाँ पर है, तो अर्थ इसको अपनी ओर पुल करेगा, यस सर अर्थ इस पर फोर्स इधर लगाएगा ना, तो मास ऑफ अर्थ ME, रेडियस ऑफ अर्थ RE, तो ये जो फोर्स होगा वो क्या होगा, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड वहां पर मल्टीप्लाइड बाय मास वहां पर, यही यस होगा सर ना बेटा? बोलो, यस सर ग्रेविटेशनल फील्ड वहां पर कितना होगा, तो ये हो गया सॉलिड स्फीयर के सरफेस का पॉइंट, तो G इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, अभी अभी फॉर्मूला देखा था, Yes. इंटू M, यही फोर्स होगा, है ना? यस सर Yes, sir. इस फोर्स को बाय डेफिनेशन हम लोग वेट कहते हैं। वेट इज द फोर्स by which earth is attracting any object towards its center. Yes, sir. तो यही वेट कहलाएगा।
तो यहाँ से अगर देखोगे तो ये जो फोर्स है जिसको वेट कहते हैं, ये हो गया जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर इंटू एम। हम लोग तो पढ़ते हैं वेट mg होता है। Yes, sir. तो अभी तक जो आप g पढ़ते आए हैं वो यही है, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, मास ऑफ अर्थ जी सबकी वैल्यू पुट करोगे तो ये 9.81 आता है जो हम लोग पढ़ते हैं। समझे मेरी बात? यस सर। तो जो जी हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, अर्थ के सरफेस पर 9.81 होता है, उसका एक्सप्रेशन यही है, जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर रहेगा याद? यस सर। Yes. तो पहले इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। डन सर। हो गया, आगे बढ़ो। Yes, sir. अब सोचो, सॉलिड स्फीयर के अंदर आएंगे तो फील्ड की वैल्यू कुछ और होगी, सॉलिड स्फीयर के बाहर दूर जाएंगे तो फील्ड की वैल्यू कुछ और होगी। तो ये जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो पोजीशन के साथ चेंज करेगा।
बोलिए। यस तो डेप्थ के साथ भी चेंज करेगा, हाइट के साथ भी चेंज करेगा, और भी बहुत चीजों से चेंज करेगा। बट अभी डेप्थ और हाइट तो पक्का है। यस तो एक एक करके दोनों देखते हैं। वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट। तो ये हो गया अर्थ सरफेस मान लीजिए, और अर्थ हो गया, और अर्थ सरफेस से एच हाइट ऊपर हम ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना चाहते हैं। समझे आप? यस सर तो कॉमन सेंस है कि यहाँ पर जी की वैल्यू क्या होगी? जी मास ऑफ अर्थ अपॉन, अब हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच का होल स्क्वायर। Yes, sir. समझ गए आप? हाँ sir. यस क्योंकि सर अब जो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस होगा वो तो आर प्लस एच होगा ना। यस सर बोलो भाई लोग। Yes, sir. ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर इनटू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच का होल स्क्वायर। ऐसा इसलिए कर दिए ताकि ये तो 9.81 हो गया, हो गया। बोलिए। यस सर तो ये हो गया G इज इक्वल टू जी नॉट इंटू 1 प्लस एच अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ होल टू द पावर -2। ये हो गया एक्चुअल रिलेशन कि हाइट के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज करता है। ये आपको याद रहना चाहिए। न्यूमेरिकल सॉल्विंग में कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा एच का वैल्यू, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ तो 6400 किलोमीटर है, तो अगर क्वेश्चन में हाइट जैसे दिया है अर्थ सरफेस से 2 मीटर 5 मीटर 50 मीटर 100 मीटर कुछ ऐसा, तो एच इज लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, अगर ऐसा है तो उस केस में ये जो जी है ये अप्रोक्सीमेटली जी नॉट इंटू, अगर कोई मैथ का स्टूडेंट है तो उसको पता होगा कि ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, ऐसा भी लिख सकते हैं। यस सर ये अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है। हाँ ये सर सोम सर ने पढ़ा है सॉरी, सर, वो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है सर। अच्छा पढ़ाया है सर ने, बस तो ये समझ आ गया कि ये यही है। अगर एच आर ई से बहुत छोटा है तो यस सर बस मजा आ गया। तो सब ये रिलेशन यूज करेंगे, अदरवाइज ये रिलेशन एक्यूरेट है और ये अप्रोक्सीमेट है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यस सर कॉपी कर लीजिए जल्दी।
आगे बढ़ो। यस करेक्ट सर। मैंने हो गया। यस सर। इसी तरह देखते हैं डेप्थ के साथ कैसे वैरी करता है। तो वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ डेप्थ। कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सपोज ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है। अर्थ के सरफेस से डी डेप्थ नीचे, यहाँ पर हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ढूंढ रहे हैं। समझ गए आप? यस सर। तो देखो अभी सॉलिड स्फीयर पढ़े थे, उसके हिसाब से सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अब r माइनस डी हो जाएगा। यस सर। हो जाएगा। तो आप खुद बताइए कि g की वैल्यू हो जाएगी जी एम मास ऑफ अर्थ। ऊपर x होता था तो x की जगह रेडियस ऑफ अर्थ माइनस डी, बोलो बोलो बोलो, अपॉन आर क्यूब। तो आर ई का होल क्यूब। समझा कि नहीं? यस सर। यस सर। नहीं समझा तो ये सर फॉर्मूला नीचे देखो। लिखते हैं ना। ये फॉर्मूला देखो, एक्स लेस देन आर वाला लिखा। अच्छा हाँ नोट का Yes, sir. सेकेंड फॉर्मूला। हाँ एक सेंटर से डिस्टेंस था, वो होगा आर ई माइनस डी। Yes, sir. यस सर। तो इसको थोड़ा ठीक कर दूं मैं, तो जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। इसको ऐसे कर देता हूँ, रेडियस ऑफ अर्थ माइनस डी अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, ऐसा कुछ। तो ये हो गया मेरा g इज इक्वल टू जी नॉट इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर ई। होगा ऐसा? ये एक्यूरेट रिजल्ट है, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है इसमें। आई मीन मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन जैसा ऊपर वाला किया था। आई बात समझ में? Yes, sir. यस सर। इसको कॉपी कर लीजिए और जैसे जैसे कॉपी हो जाए आप लोग जा सकते हैं। आज के लिए इतना।
सर हेलो सर। हाँ बोल बेटा। सर मुझे एक वेक्टर के क्वेश्चन में डाउट था सर, वो दिशा बुक से। क्या डाउट है? सर मतलब एक मिनट रुक जाओ, मैं इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, फिर डाउट पूछ लेना, ठीक है? लिख लिया सबने? यस सर। ओके, तो स्टॉप रिकॉर्डिंग।